में बात होगी ईरान के हमले से इजरायल को हुए भारी नुकसान की। बिहार चुनाव को लेकर लालू यादव के ऐलान की। देखेंगे अहमदाबाद विमान हादसे पर उठ रहे हैं क्या सवाल। सोनम रघुवंशी मामले में हुआ क्या नया खुलासा। जानेंगे क्या हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर चलेगा महाभियोग। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोनिया गांधी को गंगाराम अस्पताल से मिली छुट्टी। पेट के संक्रमण के चलते हुई थी भर्ती। 15 जून को हुई थी भर्ती। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मानी पार्टी से मतभेद की बात। बोले पार्टी के साथ मतभेद लेकिन पार्टी के अंदर ही रखूंगा अपनी बात। कहा पार्टी नेतृत्व के कुछ लोगों से मेरी राय अलग। मिलान से सीजेआई गवाही का संबोधन। कहा सच्चे लोकतंत्र के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय जरूरी। असमानता का समाधान किए बगैर कोई भी देश खुद के लोकतांत्रिक होने का नहीं कर सकता दावा। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 82 अंकों की गिरावट के साथ 81,361 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 18 अंकों की गिरावट के साथ 24,793 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट में जंग तेज हो गई है। ईरान और इजरायल ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिससे दोनों ही तरफ जमकर तबाही मची हुई है। दोनों ही एक दूसरे पर अपनी नागरिक आबादी को निशाना बनाने के आरोप भी लगा रहे हैं। इस बीच ये भी खबरें आ रही है कि अमेरिका की भी इस जंग में एंट्री हो सकती है, तो वहीं रूस और चीन की भी सक्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में विश्व युद्ध की शुरुआत के संकेत मिलने लगे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग और भी भीषण हो गई है। इजरायल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया, जिसे लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है। ये फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। अमेरिका और इजरायल का कहना है कि अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है। ऐसे में यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन का भी खतरा पैदा हो गया है। इसे लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की है। ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर इजरायल के हमलों को लेकर चिंता जताई गई। जिनपिंग ने पुतिन से कहा कि ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर करवाना बेहद जरूरी है। ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने का सही तरीका नहीं है। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी इजरायल पर जबरदस्त पलटवार किया, जिससे इजरायल में हाहाकार मच गया है। ईरान ने इजरायल के 4 शहरों तल अवीव, बीरशेबा, रमतगढ़ और होलोन पर 30 मिसाइलें दागी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकामयाब रहा, लेकिन कई मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रही। ईरान ने सेंट्रल इजरायल में कथित स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर भी मिसाइल गिराई है। अल जजीरा के मुताबिक इससे बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा ईरान की एक मिसाइल के निशाने पर दक्षिणी इजरायल के मुख्य अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर आ गया। इस अस्पताल में 1000 से ज्यादा बिस्तर हैं। ईरान की तरफ से कहा गया कि उसने अस्पताल को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसके निशाने पर इजरायल के सैन्य अड्डे हैं। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA ने कहा कि सुबह हुई बमबारी में ईरान का मकसद IDF खुफिया हेडक्वार्टर और सोरोका अस्पताल के पास बने एक बेस को निशाना बनाना था। फिलहाल जिस तरह से ये जंग तेज होती जा रही है, उसके बाद पूरी दुनिया में चिंता दिख रही है, तो वहीं इजरायल बुरी तरह से घिरता दिखाई दे रहा है। एक तरफ ईरान और इजरायल में हथियारों की जंग छिड़ी हुई है, तो भारत में भी चुनावी जंग की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। 3 महीने में ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा। एनडीए मुश्किल में दिखाई दे रहा है और इस मुश्किल को महागठबंधन और बढ़ा रहा है। इस बीच आरजेडी चीफ लालू यादव ने बिहार में सीएम पद को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या कुछ कहा लालू यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता का रुख साफ दिखाई दे रहा है। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के आसपास बिहार में कोई दूसरा नेता नहीं है। और अब आरजेडी चीफ लालू यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है। वो ही राज्य के सीएम बनेंगे। गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सत्ता में भागीदारी दिलानी है। आरएसएस और नीतीश कुमार को हटाकर अपनी सरकार बनानी है। राजद चीफ ने कहा कि जो पार्टी के लिए काम करेगा उसे ही विधानसभा चुनाव का टिकट मिलेगा। पटना के ज्ञान भवन में आरजेडी राज्य परिषद की बैठक के उद्घाटन के दौरान लालू ने संघ और बीजेपी पर तीखे हमले किए। इस दौरान लालू ने आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल को विशेष तौर पर बधाई दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में टिकट किसी की सिफारिश से नहीं मिलेगा। अपने अपने क्षेत्र में काम करिए, इसी आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देंगे। आरजेडी के सभी दलों को टिकट की चिंता छोड़कर इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एक बार सेवा का मौका दे।
तो डोमिसाइल लागू करेंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, माँ बहन योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देंगे। तेजस्वी ने इस दौरान बीजेपी और जेडीयू को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज तमाम आयोगों में कई दामादों को मौका दिया गया है। आज ही मेरे आवास के बाहर गोली चलती है, तो जंगल राज नहीं है क्या? 2005 के पहले कभी विरोधी दल के नेता के आवास के आगे गोली चलती थी क्या? दरअसल तेजस्वी यादव के आवास के बाहर गोली चली, इसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इससे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति की पोल जरूर खुल गई, जिस पर आरजेडी लगातार सवाल उठाती रही है। बिहार में तेजस्वी के नाम पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, ये तय माना जा रहा है और अब लालू यादव ने साफ कह दिया है कि हर हाल में तेजस्वी को सीएम बनाना है। सियासी सवालों के बीच अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। 12 जून को अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे के बाद का घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। अब हाल ही में इस घटना के बाद एयर इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल उड़ानों में 15% की कटौती का ऐलान किया है। वहीं पिछले 6 दिनों में कंपनी की 83 उड़ानें रद्द की गई हैं। ये फैसला सुरक्षा जांच, तकनीकी खामियों, एयर स्पेस प्रतिबंधों और बोइंग 787-8 और 9 फ्लीट की अतिरिक्त जांच के चलते लिया गया। इस बीच अब टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का भावुक बयान सामने आया है। उन्होंने अहमदाबाद की घटना पर दुख जताते हुए एक इंटरव्यू में कहा, मैं उन परिवारों के दुख को समझ भी नहीं सकता जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। ये बहुत कठिन समय है। मेरे पास सांत्वना देने के लिए शब्द नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है कि यह हादसा टाटा की एयरलाइन में हुआ। हम परिवारों के साथ हैं और हर संभव समर्थन करेंगे। जांच पूरी होने तक हादसे के कारणों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन की टीमें भी जांच में जुटी हैं और इनिशियल रिपोर्ट आने में करीब 1 महीने का समय लग सकता है। विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है, जो जांच में अहम भूमिका निभाएंगे। पायलट ने टेक ऑफ के बाद मेडे कॉल जारी किया था, जिसमें थ्रस्ट नॉट अचीव्ड और फॉलिंग जैसे शब्द सुने गए। ये संकेत देता है कि विमान को इंजन या अन्य तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा होगा। इस बीच प्लेन क्रैश के बाद जान जाने वालों की पहचान का सिलसिला भी जारी है। अब तक 211 लोगों के DNA सैंपल उनके परिजनों से मैच हो चुके हैं, जिनमें से 189 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। प्लेन में सवार यात्रियों के अलावा हादसे में स्थानीय लोग भी जान गंवा बैठे थे। ऐसे में प्रशासन के लिए जान गंवाने वालों की पहचान कर उन्हें सही परिजनों तक पहुंचाना चुनौती बना हुआ है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से ही विमान सेवाओं पर असर दिखाई दे रहा है। लोगों में भी इसे लेकर डर दिख रहा है। 8 एजेंसियां जांच कर रही हैं। इंतजार किसी बड़े खुलासे का है। तो वहीं राजा रघुवंशी मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस ने इस मामले में बड़ा दावा किया है। तो क्या है मेघालय पुलिस का दावा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राजा रघुवंशी की जान लेने का मामला हर दिन और गहराता जा रहा है। इस केस में मुख्य आरोपी राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी की भूमिका पर पुलिस की जांच अब कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। कॉल डिटेल्स, एक संदिग्ध सूटकेस और बस में 2 अजनबी युवकों की मौजूदगी ने इस कहानी को और उलझा दिया है। पुलिस ने हाल ही में सोनम के मायके में छानबीन की, जहां एक रहस्यमय सूटकेस पर उनकी नजर पड़ी। जानकारी के मुताबिक सोनम इस सूटकेस को पहले अपने ससुराल ले गई थी और फिर वापस मायके लाई। पुलिस को शक है कि इसमें कोई अहम सबूत हो सकता है। हालांकि अभी तक इस सूटकेस से क्या मिला, इस बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। इस बीच पुलिस ने सोनम के माता पिता और भाई से लंबी पूछताछ की। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनम का व्यवहार कैसा था, वो कब कब घर आती थी और पारिवारिक बिजनेस में उसकी क्या भूमिका थी। इसके बाद पुलिस सोनम के भाई गोविंद को और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इस बीच जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। सोनम की फोन कॉल की डिटेल से पता चला कि वो मार्च में संजय वर्मा नाम के शख्स से बात कर रही थी, जो असल में राज कुशवाहा था। उस महीने सोनम ने उसे 112 बार कॉल किया, यानी हर दिन 4-5 बार बात होती थी। ये केस अब और पेचीदा हो गया है। पुलिस हर सुराग को जोड़कर सच तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। आगे क्या खुलासा होगा, ये देखना बाकी है। मेघालय पुलिस की जांच में सोनम रघुवंशी बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही हैं। जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में सभी की नजरें इन खुलासों पर लगी हुई हैं। तो वही नजरें राहुल गांधी के जन्मदिन पर भी थी, लेकिन राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन पर ना तो केक काटा, तो क्यों राहुल गांधी ने बेहद सादगी के साथ मनाया अपना जन्मदिन, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 19 जून को अपना 55वां जन्मदिन बेहद सादगी के साथ मनाया। पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस बार उन्होंने किसी भी तरह के जश्न से दूरी बनाए रखी, क्योंकि देश में हाल ही में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, फिर अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ और उनकी मां सोनिया गांधी भी अस्पताल में भर्ती हैं। राहुल ने 24 अकबर रोड पर कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की, लेकिन केक काटने से साफ मना कर दिया।
कांग्रेस पार्टी ने भी इस मौके पर सादगी बरतने का फैसला किया और पार्टी मुख्यालय में ढोल नगाड़ों को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। इस दौरान राहुल ने सभी का आभार जताया और देश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर की। इस बीच राहुल गांधी अपने जन्मदिन पर नए घर में भी शिफ्ट हो गए। अब उनका नया पता 5 सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली होगा। इससे पहले वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपथ में रहते थे। उधर यूथ कांग्रेस ने ताल कटोरा स्टेडियम में एक मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया, जहां हजारों युवा जुटे। इस मेले में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। राहुल का ये जन्मदिन न सिर्फ सादगी भरा रहा, बल्कि उनके नए ठिकाने और युवाओं के लिए किए गए आयोजन ने भी सुर्खियां बटोरी। राहुल गांधी को जन्मदिन पर तमाम दलों के नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी, लेकिन हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत शुभकामनाओं की है, क्योंकि उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जांच कमेटी बनाई गई थी, उसने जस्टिस वर्मा को अपनी रिपोर्ट में दोषी पाया है। तो क्या है इस रिपोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते मार्च में अपने आवास के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में अधजले कैश मिलने के बाद विवादों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इस मामले में 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 दिवसीय जांच समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टोर रूम पर जस्टिस वर्मा के परिवार की पूरी निगरानी थी और वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। इन तथ्यों को देखते हुए समिति ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग की है। बता दें कि तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से इस मामले में जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन जस्टिस वर्मा ने साफ कह दिया था कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश की गई है और वो झूठे आरोपों के चलते इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अब जांच रिपोर्ट ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने 55 गवाहों से पूछताछ की है। वहीं जांच के बाद जस्टिस वर्मा का बयान भी दर्ज किया गया है, जिसके बाद समिति ने 64 पन्नों की रिपोर्ट पेश की। समिति की रिपोर्ट में 2 प्रमुख खुलासे किए गए हैं, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की इसकी सिफारिश का आधार बनती है। रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने बताया, हमने पाया कि 30 तुगलक क्रिसेंट के परिसर में स्थित जिस स्टोर रूम में नगद राशि मिली थी, वो आधिकारिक तौर पर जस्टिस वर्मा के कब्जे में थी। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि स्टोर रूम तक न्यायमूर्ति वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की पहुंच थी और वहां किसी को भी बिना इजाजत जाने की अनुमति नहीं थी। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने के पर्याप्त आधार बताए गए हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। जस्टिस वर्मा मुश्किल में हैं, तो मुश्किल तमाम सियासी दलों के सामने भी खड़ी है। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग कराई गई, तो कहा किस दल की प्रतिष्ठा है दांव पर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। इनमें गुजरात की 2, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की 1-1 सीट शामिल है। उपचुनाव का रिजल्ट 23 जून को आएगा। गुजरात और पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। वोटिंग समाप्त होने के वक्त गुजरात की विसावदर और कढ़ी सीट पर 58% वोटिंग हुई। वहीं केरल की नीलंबुर सीट पर सबसे ज्यादा 75% मतदान की खबर है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर भी 74% के करीब वोट डाले गए, जबकि पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर सबसे कम 52% वोटिंग हुई। गुजरात में बीजेपी की हार सीधे सीधे पीएम मोदी की लोकप्रियता से जोड़ी जाएगी, तो पंजाब की लुधियाना सीट पर अगर आपको हार मिली तो फिर आम आदमी पार्टी को एक सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। केरल और पश्चिम बंगाल में 10 महीने बाद ही चुनाव होने हैं। ऐसे में यहाँ सत्ताधारी दल के लिए सबसे बड़ा टेस्ट उपचुनाव के परिणाम साबित होंगे, क्योंकि इसके बाद केरल और पश्चिम बंगाल में विधानसभा का उपचुनाव नहीं कराया जाएगा। बात उपचुनाव की करें तो कड़ी सीट पर बीजेपी विधायक करसन भाई पंजाब भाई सोलंकी का इसी साल फरवरी में निधन हो गया था, जिसके चलते ये सीट खाली हुई थी। विसावदर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र भाई गंडू भाई भायानी ने 13 दिसंबर 2023 को इस्तीफा दे दिया। वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब वो इसी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लुधियाना पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी का इसी साल जनवरी में निधन हुआ था। इसके बाद से ये सीट खाली थी। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट से टीएमसी विधायक नसीरुद्दीन अहमद की 2 फरवरी को जान चली गई थी। तो केरल की नीलांबुर सीट से 2021 में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ के समर्थन से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर पीवी अनवर विधायक चुने गए थे, लेकिन गठबंधन दलों से मतभेद के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया और टीएमसी में शामिल हो गए। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
सोशल मीडिया पर इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 में मौजूदगी की तस्वीरें काफी चर्चा में हैं। एक तस्वीर तो वो जिसमें नरेंद्र मोदी खुलकर राजनयिकों के साथ में हंस रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर को देखकर काफी लोगों को नागवार भी गुजरा, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री के देश में अभी अभी पहलगाम हुआ हो, जिस प्रधानमंत्री के देश में अभी अभी एक विमान दुर्घटना हुई हो जिसमें करीब 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और जिस देश में एक मणिपुर नाम का राज्य हो जो हमेशा ही कई सालों से जल रहा है, उसका पीएम अगर इस तरह से पिकनिकी अंदाज में खुलकर हंस रहा हो तो चिंता का विषय तो बन ही जाता है, चर्चा का विषय बन जाता है। दूसरी तस्वीर एक खुशगवार तस्वीर जिसमें इटली की पीएम मेलोनी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में मिल रही हैं, वो भी सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में है, जिसमें वो कह रही हैं कि यू आर द बेस्ट, आई वांट टू बी लाइक यू। इसका मतलब ये है कि मैडम मेलोनी भी कुर्सी से चिपक कर रहकर लंबी पारी खेलना चाहती हैं। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।